So hello everyone and I welcome you all to Unacademy. So यूपीएससी एपीएफसी का जो पेपर है ईओएओ दोनों का एक ही पेपर था, तो दो पेपर हो चुका है। अब इस सेशन के अंदर अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं सो दैट वी विल डिस्कस, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग ये भी समझेंगे कि जो क्वेश्चन का सोर्स क्या है, क्योंकि जिस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं यूपीएससी के द्वारा इस एग्जामिनेशन में, खास तौर से यूपीएससी का जो ये ईपीएफओ का एग्जामिनेशन में अच्छा खासा कंपटीशन इसमें भी रहता है। तो ये हमें एक मैसेज देगा कि साइंस टेक का एक तो इम्पोर्टेंस और इसके सोर्सेज क्या हैं, ये या थीम किस तरीके से जो थीम है यूपीएससी उसको टच कर रहा है, और इसका आपको पता होना चाहिए। जनरल साइंस से भी काफ़ी प्रश्न हैं और साइंस एंड टेक से भी प्रश्न है। जनरल साइंस जनरली जो एनसीईआरटी में आप जो रीड करते हैं जो स्टैटिक पार्ट है, और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में जो डेवलपमेंट है, ड्रोन टेक्नोलॉजी और कई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो वहाँ से किस टाइप से प्रश्न बन रहे हैं, तो वो सब हमको देखना है। तो इस पूरे सेशन के अंदर इसको जो भी आगे डिस्कशन है इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, बिकॉज वो आपको एक आइडिया देगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग देगा कि किस प्रकार से आपको साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अप्रोच करना है सिविल सर्विस 2026 के लिए। क्योंकि अगर आप सही स्टेप नहीं लेंगे, सही तरीका नहीं अपनाएंगे या सही वे में आप प्रोसीड नहीं करेंगे, तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट आपके लिए कि आप अच्छा परफॉर्म कर पाएँ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2026 में। तो देख लेते हैं पहला जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। पहला आपका जो टॉपिक है दिस इज़ अगेन लिंक्ड विथ ये आपका है दैट इज़ AWACS के बारे में है कि क्या इसका मीनिंग है, मतलब इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। तो ये एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरीके का सिस्टम होता है ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, और जो एयरक्राफ्ट होते हैं तो ये पूरा एक रडार सिस्टम है, तो आसपास का जानकारी भी देता है। मतलब एक उड़ता हुआ रडार सिस्टम आप इसको मान सकते हैं, जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं। तो एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, तो ये न्यूज़पेपर के अंदर भी कई बार आप देखेंगे तो इसका मेंशन रहता है। तो ये इजी क्वेश्चन, अगर आप कंटेम्परेरी एस्पेक्ट से काफ़ी अवेयर हैं तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बिफोर आई प्रोसीड बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आप प्रीलिम्स का जो बैच है उसका आप हिस्सा बनिए, और ये प्राइज़ है, और इसमें जो टॉप एजुकेटर्स हैं जैसे मृणाल सर हो गए, सुदर्शन सर हो गए, और सिद्धार्थ सर हो गए, प्रतीक सर हो गए, आरती चावरी मैम हो गई, कोटवे सर हो गए, 200 प्लस लेक्चर है। साथ में मेरा भी साइंस एंड टेक इसमें इंक्लूडेड है, लाइव लेक्चर्स होंगे, ज़रूर से ज़रूर हिस्सा बने। सीसेट के लगभग 50 प्लस लेक्चर्स इसमें हैं, तो उस पर वो भी आपका इसमें इंक्लूडेड रहेगा। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न है, लिंक नीचे दे रखा है, आप गो थ्रू हो सकते हैं। एज अ काउंटर मेजर टू ड्रोन स्वार्म अटैक, एन इफेक्टिव वे इज यूज टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रोन्स जैमिंग disrupt the GPS and communication system of the drone, which of the following is the correct frequency range जो कि यूज़ की जाती है EM ड्रोन जैमिंग के लिए, कौन से फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल आपका किया जाता है। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखिए, स्वार्म ड्रोन का मतलब आप पहले समझिए, जैसे बहुत सारे ड्रोन एक साथ अटैक किए जाते हैं ना, आज के टाइम पे एक साथ ड्रोन 100 500 हज़ार छोड़ दिए। अब इनको अगर एकदम से रोकना है तो इनको कैसे आप रोकेंगे, और क्या आप तरीका अपनाएंगे जिसके माध्यम से ये जो स्वार्म ड्रोन है, स्वार्म ड्रोन को आप रोक सकते हैं, जो इसका इम्पैक्ट है, अफेक्ट है, उसको आप रोक सकते हो। तो खास तौर से क्या है कि जो भी जीपीएस का यूज़ हो रहा है, जिसके माध्यम से इनको कंट्रोल किया जा रहा है, आपस में जो इनकी सिग्नलिंग है, कंट्रोल जिस तरीके से हो रहा है, तो उसको आप अगर किसी तरीके से रोक दें, जो सिग्नलिंग है, इनकी कम्युनिकेशन है, जीपीएस का जो इस्तेमाल है, उसको आप रोक दें, तो अपने आप ये जो ड्रोन्स हैं वो नीचे गिर जाएंगे, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, अपने टारगेट को हिट नहीं करेंगे। तो अब इसी से रिलेटेड प्रश्न आपके लिए बनाया गया है कि इसमें किस फ्रीक्वेंसी को यूज़ करना। देखिए, इसमें ना बहुत तरीके होते हैं। एक तो जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी का यूज़ किया जाता है, एक तो आप ये याद रखिए कि रेडियो फ्रीक्वेंसी का भी इसमें जो है इस्तेमाल होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी हो गया। इसके अलावा जीपीएस स्पूफिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि फॉल्स सिग्नल्स दिए जाते हैं, फॉल्स सिग्नल जीपीएस के दिए जाते हैं। तो वो फॉल्स सिग्नल की अगर बात करें तो मतलब जीपीएस के फॉल्स सिग्नल्स दिए जाते हैं, तो उसमें सही डायरेक्शन इनको मिलता नहीं है, और लाइक फॉर एग्जांपल ये आपका टारगेट हिट नहीं कर पाते हैं। फिर जीपीएस को डिनाय भी किया जा सकता है, जिसे जीपीएस डिनायल भी कहते हैं। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण, क्योंकि ये सारे ऑप्शन तो इसमें नहीं है, और दूसरा इसमें जो माइक्रोवेव वेपन्स, मतलब हाई पावर माइक्रोवेव्स या माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके माध्यम से इसको जैम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। टेक्निकल पार्ट है, लेकिन हाँ, अवेयरनेस जरूरी है। और देखिए, ये नए अपकमिंग थीम्स है यूपीएससी के लिए। दीज ऑल आर वेरी वी कैन से कि अपकमिंग थीम्स
जो कि आपको बिल्कुल अवेयर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट भी आपके लिए बन जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ट्राइलेटरेशन है मेथड विच मेजर्स द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल विथ टारगेट लोकेशन एज वन ऑफ द हेड ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेथड जो कि जीपीएस के द्वारा यूज़ किया जाता है टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ टारगेट के लोकेशन को फाइंड करने के लिए ट्राइलेटरेशन जो है ये इस्तेमाल आपका किया जाता है। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली यूटिलाइज्ड। अगर आप इसको देखें तो जैसे मान लीजिए कि जो सैटेलाइट्स हैं, जैसे क्वेश्चन को अगर आप रीड करें तो क्वेश्चन में कहा जाता है कि जीपीएस के द्वारा जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वो कैसे अपने टारगेट को सेट करता है। तो यहाँ पे जीपीएस को रन करने के लिए देयर आर मल्टीपल सैटेलाइट्स, और ये जो मल्टीपल सैटेलाइट्स हैं तो ये दे यूटिलाइज अ मेथड दैट वी कॉल इट एज ट्राइलेटरेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए ना कई रोल्स होते हैं, जैसे इसमें कई मल्टीपल आपके सैटेलाइट्स होते हैं 1 2 3 4 के आसपास, कई बार छः लाइक जो फोर्थ सैटेलाइट है तो इसमें लाइक सैटेलाइट सिग्नल्स सेंड करेगी। फिर जीपीएस होता है आपका, जीपीएस जो है रिसीव करता है, सिग्नल्स को रिसीव करेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे एक सैटेलाइट जो है इट गिव्स अ स्फीयर, एक सैटेलाइट जो है वो दो सैटेलाइट्स ऑलमोस्ट लोकेशन स्पेसिफाई करते हैं कि इस सर्कल के अंदर ये जगह लोकेटेड है। और फिर 3 सैटेलाइट्स जो है इट गिव एग्जैक्ट पॉइंट ऑन अर्थ, 3 सैटेलाइट्स एग्जैक्ट पॉइंट जो है प्रोवाइड करते हैं, और फोर्थ सैटेलाइट जो है वो हाइट बताती है। तो मतलब ये एक मेथड है जिसे हम टेक्निकली ट्राइलेटरेशन शब्द जिसके लिए यूज़ करते हैं। तो आप ध्यान रखना ट्राइलेटरेशन मेथड जो कि मेजर करता है लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल विद द टारगेट लोकेशन इज वन ऑफ द हेड ऑफ द ट्रायंगल। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, इसको हम लोग डिटेल में एक बार डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, कि ये किस तरीके से, जैसे साइंस एंड टेक का कोर्स जो अनअकैडमी के अंदर मैं लेकर आ रहा हूँ 2026 के प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और क्यों महत्वपूर्ण होगा वो भी मैं आपको शो करूँगा। जैसे आप ये देखिए कई प्रश्न जो आपके बनते हैं ना ये न्यूज़पेपर बेस्ड प्रश्न ही बनते हैं। ये आप 2025 के सोर्सेस को अगर आप देखें, जैसे देखिए ग्राफाइट इज़ द एनोड, अगर आपने पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा, या 15 नवंबर 2023 का सेशन है और वहाँ से ग्राफाइट इज़ द एनोड ये प्रश्न आया हुआ है। तो ऐसे ये पिक करते हैं जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में चीज़ें होती हैं, तो इसलिए आपको फॉलो करना है जो भी डिस्कशन होगा अभी कमिंग डेज के अंदर। अब आ जाते हैं दूसरा टॉपिक में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेचर ऑफ द सब्सटेंस फिलिंग ऑफ द प्लूरल कैविटी। अब ये भी बहुत टेक्निकल पार्ट है। अच्छा एनसीईआरटी में दे रखा है, ये जनरल साइंस का टॉपिक आप कंसिडर करेंगे और इसमें भी बहुत ये डीप में चले गए। जैसे आप ये लंग्स का देखिए, ठीक है, अब ये जो लंग्स है ना इसके अंदर आपके पास जैसे ये लंग्स है और इसकी इधर साइड प्लूरल सैक होता है, और यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये आपका प्लूरल कैविटी, जैसे ये और ये इसके बीच में यू हैव प्लूरल कैविटी। तो ये जो प्लूरल कैविटी है ना इसके बीच में यू हैव मतलब क्या भरा होता है। अब देखिए इसमें कोई एयर तो भरी ही नहीं हो सकती, एयर तो प्रेस हो सकती है, फैटी एसिड बहुत इसको स्ट्रॉन्ग कर देगा। लिक्विड ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसको आप थोड़ा सा मतलब जैसे मान लीजिए सेल्स हैं, सेल्स के अंदर भी साइटोप्लाज्म मौजूद है जो कि फ्लूइड सा होता है। ठीक है, तो ये आपके पास ये आपका न्यूक्लियस है और उसके अंदर ये साइटोप्लाज्म है जो कि एक प्रकार का फ्लूइड होता है, फ्लूइड सा होता है जिसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। तो इनके बीच में भी जनरल फ्लूइड मैट्रिक्स टाइप चीज़ें जो है भरी रहती है। तो इसलिए अगर थोड़ा सा अगर आपको बायोलॉजिकल वैसे नॉलेज तो आप अपना गेस वर्क करके रीच कर सकते थे इसमें कि यहाँ पे जो है लिक्विड फिल होगा, क्योंकि आप खुद डाल के देखिए एयर पॉसिबल नहीं है, फैटी मसल्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये टफ कैटेगरी में क्वेश्चन आएगा। फिर आ जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू फैटी एसिड इज करेक्ट। अब इसको भी अगर आप रीड करें तो कार्बन कंपाउंड एक का आपका चैप्टर आ जाता है, उसके अंदर जो है कई चर्चाएं की गई हैं इसमें। तो जैसे इसमें आपको हाईलाइट किया गया है कि मोस्ट फैटी एसिड जो है कैसे हैं, तो मोस्ट फैटी एसिड जैसे फैटी एसिड भी बेसिकली ये लाइक दे आर यूटिलाइज फैट्स बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फैट्स के रूप में कंसिडर किए जाते हैं। इसमें आपका हाइड्रोकार्बन्स भी मौजूद है, मतलब ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चैन का है, और इसमें आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और मिथाइल ग्रुप दोनों ही जो है मौजूद है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। ठीक है, और इसका जैसे अगर आप फार्मूला देखेंगे RCOOH ये आपका फार्मूला है। ठीक है, तो ये RCOOH है। तो यहाँ पे आप ये मतलब ये अगर आपने कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर जो क्लास 10th की एनसीईआरटी अगर आपने उसको रीड किया तभी आप आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज मान लो आप जैसे ये देखो ट्रेंड भी हाईलाइट कर रहा है ना कि आपको ये जो थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी रखनी पड़ेगी। जो ऑल दो सोर्स तो एनसीईआरटी ही है, लेकिन जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका लेवल जो है इन्होंने इंक्रीज किया। अब आ जाते हैं एक और चीज़ से, विच अमंग द फॉलोइंग आर द प्राइमरी रिएक्टेंट्स ऑफ द फोटोकेमिकल स्मॉग। इसमें फोटोकेमिकल स्मॉग के प्राइमरी रिएक्टर्स क्या हैं। ठीक है, तो इसमें मतलब जो आपके फोटोकेमिकल स्मॉग्स है वो किस तरीके से बनते हैं, तो इसके पीछे जो है तो आप जैसे कैसे बनते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं तो यहाँ पे कई कंपोनेंट्स मिलकर स्मॉग क्रिएट होता है। इसमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, फिर उससे कंबाइन होकर सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आपके बनते हैं जिसमें ओजोन है, पैन है, ये सब आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि पॉल्यूटेंट्स हैं, कई सारे पॉल्यूटेंट्स इसमें जुड़े होते हैं।
तो इसमें जैसे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड और अनबर्न हाइड्रोकार्बन बहुत ही मेन है इसके लिए। फिर आपके पास ओजोन है, अनबर्नड जैसे पैन है, ये इसका फॉर्मेशन होता है विच फैसिलिटेट इन द लाइक कंट्रीब्यूट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक। तो इसको अगर आप रीड करें तो क्लास 12th की बायो की किताब में भी एनवायरनमेंट वाले जो पार्ट है उसमें दे रखा है ये, तो आप इसको गो थ्रू हो सकते हैं। तो देखिए ये सोर्सेस जो यूपीएससी फॉलो किया है, तो सोर्सेस उन्होंने बहुत ही ऐसे सोर्सेस बनाए हैं, मतलब ऑल दो स्टैंडर्ड सोर्सेस ही हैं बट थोड़ा डेप्थ में गए हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अब फोटोकेमिकल स्मॉग ही है, तो इसमें आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हो गए, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कार्बन्स हो गए, फिर वो उसको सनलाइट हिट करती है, ठीक है, इसको क्या करती है, सनलाइट आपकी हिट करती है, फिर आपका इससे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बनता है, ठीक है, उसके बाद आपका फिर ब्राउनिंग जो स्मॉग है वो आपका अपीयर होता है। इस तरीके से जो है ये फ्रेम होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द कार्बोक्सिलिक एसिड, किसे हम कहते हैं। अब इसको भी अगर आप देखेंगे तो ये भी कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में दे रखा है, तो इसमें फिनॉल इसका आंसर है, ठीक है। तो ये इसका जो आंसर है दैट इज़ फिनॉल, जो कि जैसे अगर आप इसका फार्मूला देखें C6H5OH इसका फार्मूला है, ठीक है। C6H5OH जो है ये इसका आपका फार्मूला है। तो ये फिनॉल है और कलरलेस वाइट क्रिस्टल के रूप में होता है, वीक एसिड है, मॉडरेटली सॉल्युबल इन वाटर के रूप में कंसिडर किया जाता है। तो ये फिनॉल जो है विच ऑन द फॉलोइंग इज नोन एज कार्बोक, तो फिनॉल के रूप में इसे कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पार्ट कि अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अकेडमी से नहीं जुड़े, जरूर से जुड़ें, और 200+ इसमें लेक्चर्स हैं, प्रीलिम्स पावर हाउस ये प्रोग्राम है, और सारे सब्जेक्ट टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जैसे मृणाल सर हो गए, सुदर्शन सर हो गए, पॉलिटी के लिए सिद्धार्थ सर हो गए, प्रतीक सर हो गए, कोटवे सर हो गई, आरती छाबरे मैम हो गई, और साथ में मेरे द्वारा भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा। सब कुछ है, पूरा सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कमर्शियल यूज ऑफ एमाइंस, ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है, क्लास 10th की एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा कार्बन कंपाउंड वाले चैप्टर में। तो ये भी आपका सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर्स है। तो ये भी देखिए टेक्निकली इन्होंने पूछा, जैसे अगर अमाइंस की बात करो तो दे आर द डेरिवेटिव जो कि अमोनिया से डिराइव किए जाते हैं, और यहाँ पे जो हाइड्रोकार्बन ग्रुप है दैट इज बेसिकली रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप से वो रिप्लेस किया जाता है, ठीक है। तो फार्मूला तो नहीं रटना है, लेकिन हाँ ये जरूर से ध्यान में रखना है कि जो अमाइंस है उनका यूज़ क्या है, ये थोड़े बहुत पॉइंट्स अब ध्यान में रखना है। तो अब ये देखो ये ट्रेंड दिखा रहा है यूपीएससी, और आपको बार बार कहना चाह रहा है कि देखो आप लोग को जो एनसीईआरटी भी पढ़नी है तो उसको भी थोड़ा डेप्थ में जाना है। मतलब ये सब चीज़ें जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग इस चीज़ पे फोकस करते हैं। अब चाह रहे हैं कि यूपीएससी के एस्पिरेंट भी इन पर फोकस करें। पहले तो ये है कि किसका पहले जो हम पढ़ते थे किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, इस टाइप का चीज़ें जो है, बेकिंग सोडा और ये सब, मतलब एक ट्रेंड सा था जिसको अगर आप रट के जाओ उसी में चीज़ें रिपीट हो जाती थी। अब ये थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं, और इसके लिए आपको नॉलेज बेस अपनी बढ़ानी पड़ेगी, अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अब आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग डिटरमाइंस द हार्डनेस इंडेक्स ऑफ द फ्रेश वाटर। तो याद रखिए द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस और मैग्नीशियम आयंस जो है इन फ्रेश वाटर, दैट बेसिकली डिटरमाइंस द हार्डनेस इंडेक्स ऑफ द फ्रेश वाटर, ठीक है। हार्डनेस इंडेक्स जो है उसको डिटरमाइन करता है, ये भी एनसीईआरटी क्लास 10th में आप रीड करेंगे तो वहीं से क्वेश्चन लिया गया है। फिर आ गया कि स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी इज कॉमनली नोन एज स्पेसएक्स, सही बात है। फाल्कन इज ए स्पेस व्हीकल डेवलप्ड बाय स्पेसएक्स, एंड ड्रैगन जो है नासा, तो यहाँ आप ध्यान रखिए ड्रैगन इज ऑल्सो डेवलप्ड बाय स्पेसएक्स। तो ये भी मतलब इंफॉर्मेशनल एस्पेक्ट है, ध्यान में रखना है। पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा आपका गलत है, आंसर जो है 1 ओनली हो गया। अब आ जाते हैं, देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, अब थोड़े से पॉइंट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू। देखिए ये प्रीलिम्स के टॉपिक्स हैं, जैसे आप देखेंगे ये सब न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट है जहाँ से लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं, जैसे 40+ क्वेश्चंस आए थे लास्ट ईयर जो न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट मैंने आप लोग के लिए कराया था। तो जैसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ये प्रश्न आया था, ये सेम टू सेम इसी आर्टिकल से क्वेश्चन बनाया गया था। क्लाउड सीडिंग वाला आया था, फिर ये और भी साइंस वाली में भी आपको दिखा देता हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला आया था, ठीक है। ये लगभग 40+ क्वेश्चन है। ग्रेफाइट इज द एनोड, सेम टू सेम लाइन है। तो ये सब चीज़ें क्या हाईलाइट की थी, आर्टिकल 6 के ऊपर आया था, ये सब प्रश्न। तो ये इनके बिना पढ़े अगर आप जाएंगे एग्जामिनेशन में, मतलब न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट अगर इग्नोर करके आप जाएंगे तो सिलेक्शन के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। देखिए 2025 का 21 फरवरी को आर्टिकल आया था यहीं से, ये आपका क्वांटम कंप्यूटिंग का जो मेजोराना 1 चिप है उसके बारे में प्रश्न आपका आया था। तो ये ध्यान रखिए, इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है कवर करना है, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए बन जाता है। और आप कैसे कर सकते हैं, मतलब आप आपके लिए तो इतना आसान नहीं कि पुराना साइंस एंड टेक बैठ के पढ़ें, या ऐसे ही और भी कंटेंट जो आपको करना है उसको कवर करें। तो इसके लिए आप जो है हिस्सा बन सकते हैं जो अनअकैडमी का पावर हाउस प्रोग्राम है, इसमें मेरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इंक्लूडेड रहेगा। 15 तारीख से चालू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए नीचे लिंक दे रखा है, ये अमाउंट। अब देखिए 200+ लेक्चर्स हैं इसमें, मृणाल पटेल सर हैं, सुदर्शन सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं,
प्रतीक नायक सर हैं, इसके अलावा जो है कोटवे सर, आरती चौधरी मैम हैं, तो सब लोग हैं। तो एक अच्छी टीम बनी हुई है, अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, मिस नहीं करना है। इसमें टेस्ट एवरी थर्ड डे अलाइंग विथ लेक्चर्स, लाइव मेंटर लेड सेशंस होंगे, स्मार्ट सीट होंगी, 1 पेजर नोट्स फॉर क्विक रिवीजन्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा। और बहुत अल्टीमेट ये बैच है, इसको तो मतलब आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।